खुद को स्थिर पाकर अगले ही पल जब आर्या ने सांस भरी तो चेहरे पर हया की गर्मी पसर गई। गर्म सांसों की गर्दन पर टकराहट से वो पिघल उठी। उसने खुद के गिर्द कसी उन बाहों पर अपनी हथेली की पकड़ बनाते हुए कहा, हमेशा गर्म चाय ही नहीं, कभी कभी अपनी मोहब्बत की गर्म सांसें भी सुकून देती है। इसी गुस्ताखी की दरकरार थी मुझे, इस पहलू की तलबगार थी मैं। अजनबी शख्स ने जवाब दिया, डरना चाहिए इस तरह जंगल आने में। कान से लगे उसके होठों को महसूस करते हुए आर्या ने उसकी तरफ घूमना चाहा और उसने अपनी पकड़ और कस दी। आर्या बोल पड़ी, कदम कदम पर डर लगता अगर मन में ये विश्वास ना होता कि लम्हा लम्हा तुम्हारी ओर बढ़ रही हूं मैं। एहसास को जीने की ललक के आगे ये डर कुछ नहीं। वो शख्स बोला, इसे ललक नहीं सनक कहेंगे। आर्या छुटने को और उसकी ओर मुड़ने की बेताबी से कसमसाते हुए बोली, कसक जब ज्यादा बढ़ जाए तो सनक पैदा होना लाजमी है। जब से होश संभाला है तुम्हें देखने की चाहत लिए भटक रही हूँ। इस एहसास की सूरत देखने की कसक इतनी बढ़ चुकी है कि सनक का रूप ले लिया है। आज तो मेरी भी जिद है, मैं आपको देखकर ही रहूंगी। उसने जवाब दिया, अपनी जिद का अंजाम कभी सोचा है? आर्या ने तपाक से कहा, जिद का अंजाम सोचने पर तो जिद बेमानी हो जाएगी, इसलिए मैं अंजाम नहीं सोचती, जिद को जिद रहने देती हूँ। वो बोला, गलत हो जाएगा सब कुछ। आर्या ने जवाब दिया, हो जाए, क्योंकि सही की चाह भी किसको है? उसने कहा, मुझे है। आर्या ने तुरंत कहा, पर मुझे नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही चाह है, वो है तुम्हें देखना। सालों से भटकती ख्वाहिशों का इतना हक तो है। जिन एहसासों को जाने कब से जीती आ रही हूँ, उन्हें एक सूरत के रूप में देखने का पूरा अधिकार बनता है मेरा। जानना है मुझे तुम्हें। वो शख्स बोला, कुछ बातों से अनजान बने रहना ही अच्छा होता है, कुछ चीजें सिर्फ महसूस की जानी चाहिए। आर्या ने जोर देकर कहा, ऐसा नहीं होता, मेरी मचलती ख्वाहिशों को तुम्हारे चेहरे को देखने की लालसा है। उसने जवाब दिया, सुला दो अपनी ख्वाहिशों को। आर्या ने कहा, मुमकिन नहीं, अब और नहीं सहा जाएगा, सांसें जवाब दे देंगी। वो बोला, अब ऐसा भी नहीं। आर्या ने भावुक होकर कहा, कुछ तो रहम करो, जरा सा हक तो लेने दो। इतने साल बीत गए जुदाई में, अब मैं अपनी तमन्नाओं के अनुसार चलकर आवारा होना चाहती हूँ। उसने जवाब दिया, इजाजत नहीं। आर्या ने तपाक से कहा, इजाजत की जरूरत गैरों को होती है, अपने तो हकदार होते हैं। वो शख्स बोला, मैं कोई नहीं हूं तुम्हारा। आर्या ने जवाब दिया, ये सिर्फ कहने भर की बात है, कोई नहीं होते तो मुझे यूं अपनी बाहों के जाल में लपेटे ना रहते। आर्या की बात सुनकर कंधे और कमर पर कसी हुई उसकी बाहें ढीली पड़ गई। आर्या ने मौके का फायदा उठाते हुए फौरन पलटकर उसे देखना चाहा, पर वो भी कम न था। उसने फौरन आर्या की आंखों पर अपनी हथेली रखते हुए उसके कान के करीब जाकर हौले से कहा, मैं सिर्फ एक अजनबी परछाई हूँ, पकड़ से बहुत दूर। आर्या ने जवाब दिया, हर पल जो पास रहता हूँ वो हो तुम। उसने कहा, ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। आर्या ने कहा, डर नहीं, डर तो सिर्फ इस बात का है कि दिल की दिल में न रह जाए। वो बोला, मैं पास नहीं रह सकता, दूर रहकर भी हर पल पास हो तो पागलपन है ये, मारी जाओगी। जीने की ख्वाहिश भी किसे है बिना आपके? फासले बने रहने दो, करीबी चाहकर भी फासलों की पैरवी क्यों? जिस तरह मैं आपकी दीवानी हूं, उसी तरह आप भी मेरे मुंतज़िर हैं, वरना यूं अपनी बाहों के घेरे में न जकड़ते। उसने जवाब दिया, गलती हो गई, आगे से नहीं होगी, मैं अपनी हद में रहूंगा। आर्या ने भावुक होकर कहा, और अगर मैं कहूं कि मैं चाहती हूं कि ये गलती हर बार करे आप, अपनी हद से बाहर आए आप, तो वो बोला, मुमकिन नहीं। आर्या ने फिर कहा, मेरे दिल के कोमल भावों को यूं निर्ममता से कठोर भावनाओं के नीचे दबाना आपको अच्छा लगता है क्या? उसने जवाब दिया, अच्छा या बुरा लगना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, मैं वो करता हूं जो जरूरी होता है। आर्या ने भावुक होकर कहा, मैं बिखरना चाहती हूँ, टूटना चाहती हूँ, आप जितनी मजबूत नहीं मैं। मन में कितने ही जज्बात लहरों की तरह उथल पुथल मचाए रखते हैं, कब तक इन्हें अंतर्मन की गहराइयों में दबाए रखूं? कभी तो समेटो मुझे, मेरे मन में तुम जो, कैसे कहूँ, समझते क्यों नहीं? बात खत्म होते होते उसके होठ कपकपा गए और वो अधूरी बात छोड़कर खामोश हो गई, या शायद शब्द नहीं मिले जिनसे वो अपने बाकी जज्बात बयां कर पाए। वो शख्स आगे बढ़ा और उसके माथे पर अपने जलते होठ रख दिए। आर्या की आंखें बंद हो गई और नस नस में सुकून घुल गया। वो होश खो बैठी।
वो शख्स उसे अपनी बाहों में संभालते हुए चांदनी से दमकते चेहरे पर नजर जमाकर बोला, तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी चाहत का अनुमान नहीं, पर वाकिफ हूं मैं, अनजान नहीं। उस शख्स ने अब आर्या को पकड़ा और खुद की पीठ पर लाद कर उसकी बाइक की ओर बढ़ गया। उसे अपनी जैकेट के सहारे खुद से बांधते हुए बाइक स्टार्ट करके घर की तरफ चल दिया। प्रशांत इतने दिन से निगरानी करते करते थक चुका था, तब उसे वहां से हटना ही बेहतर लगा। वो आज की रात वहां मौजूद नहीं था। बाइक घर से कुछ दूर पर ही रोककर वो आर्या को लिए उसके कमरे की तरफ बढ़ गया। आर्या को जैसे ही बिस्तर पर रखा वो होश में आ गई। उसकी पलकों को हिलते हुए देखकर फौरन ही उस शख्स ने रुमाल निकालकर उसकी आंखों पर बांध दिया। आर्या ने उसकी कलाई पकड़ते हुए बड़बड़ाई, प्लीज मत जाओ, पता नहीं ख्वाब है या सच, पर जाना मत मुझे छोड़कर। दरअसल जब वो घास पर बैठी थी तो ठंड का एहसास होने पर उसने बची हुई आधी बोतल भी पी ली थी। आज से पहले कभी भी पी नहीं थी, तो उसको हौले हौले नशा चढ़ गया था। पास बैठा वो शख्स कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर अगम राणा ही थे। वो अब हाथ बढ़ाकर आर्या के बालों और चेहरों को सहलाते हुए बोले, सो जाओ, कुछ मत सोचो। आर्या ने जवाब दिया, नहीं, तुम गायब हो जाओगे, मेरे पास ठहरते क्यों नहीं? प्रोफेसर अगम ने कहा, कब से तो ठहरा हुआ हूँ तुम पर। आर्या ने अपनी आंखों से रुमाल हटाते हुए सोते हुए बेहोशी में बड़बड़ाई, मुझे अपना चेहरा दिखाओ, प्रोफेसर राणा ही हो ना तुम? प्रोफेसर अगम ने जवाब दिया, मैं तुम्हारा दीवाना हूँ, इससे बढ़कर कोई पहचान नहीं है मेरी नजर में। उन्होंने सोई हुई आर्या के माथे पर चोट सूखने के निशान का जायजा लिया, फिर उसे खुद की बाहों में संभालकर सिर के पिछले हिस्से में लगी चोट को देखा और एक बार फिर उसे कसकर खुद की आगोश में भींच लिया। इस जन्म में ये आज पहली बार था जब अगम ने उसे खुद के सीने से लगाया था। इतने दिन तक उसे न देख पाने पर जो बेचैनी और तड़प पैदा हुई थी, उसे आज अगम दायरों में बांध न सका। उसके सख्त कलेजे को चीरकर जज्बात मचल ही उठे। आर्या को जंगल में पाकर वो खुद को रोक नहीं पाया। अपनी बाहों के घेरे में उसे भर लेने की ऐसी तलब उठी कि बिना कुछ सोचे समझे उसे अपने आगोश में भर लिया। कितने दिन से एक झलक पाने को मचलते अधीर मन को और उसके सुलगते जज्बातों को आर्या को बाहों में समेटते ही ठंडक मिल गई थी। उसके तन का स्पर्श पाकर अगम की इतने दिनों की जमा सारी खलिश भर उठी। ये मौसम, ये सर्दी, ये चांदनी रात और बाहों में उसकी सारी कायनात समाई हुई थी। ये स्पर्श रूह में घुल उठा। आर्या ने नींद में ही सिर को ठीक करने के लिए उसके सीने पर अपना चेहरा रगड़ा। अगम ने अपने जज्बात जब्त करने के लिए थूक का घूंट भर लिया। हक जताने का इख्तियार होते हुए भी हक न जता पाने की मजबूरी से उसने अपने निचले होठ को दांतों तले दबा लिया। आर्या को खुद से अलग किया और बिस्तर पर उसका सिर रखा। आर्या ने फिर अपनी आंख खोल दी और बेझिझक बंद होती आंखों को जबरदस्ती खोलते हुए उसके कॉलर को पकड़ते हुए बोली, मुझे मत छोड़ो, मुझे पास रहना है तुम्हारे, बहुत दर्द हो रहा है। मेरी चाहत देखने के बाद भी तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। तुम्हारे एहसास मुझे जीने नहीं देते। मैं पागल हो चुकी हूँ इस एहसास के पीछे। साल पर साल बीतते जा रहे हैं लेकिन मैं उतनी ही शिद्दत से दीवानी होती जा रही हूँ। क्रेज कम नहीं होता, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तुम और सिर्फ तुम ही नजर आते हो हर जगह। आर्या ने हाथ मारकर उसकी टोपी उतारनी चाहिए और बोली, चेहरा दिखाओ ना, ये कैप और रुमाल हटाओ। मुझे लगता है तुम प्रोफेसर राणा ही हो ना तुम? मैं सही हूं ना? अगम ने उसकी हथेली को अपनी कॉलर पर से हटाया और नीचे रखा। आर्या उठ गई और उसकी टोपी को खींच लिया। अगम ने उसे वापस खुद से दूर करके बिस्तर पर रख दिया। आर्या ने दोनों हाथों से उसके कंधे पकड़ते हुए कहा, ये जुल्फे, तुम प्रोफेसर ही हो, क्यों इतना तड़पाते हो? मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें अपना मान चुकी हूँ, तुम मेरे बन जाओ ना। उसकी बातें सुनकर प्रोफेसर को अपने जज्बात रोकने मुश्किल लग रहे थे। आर्या को कसकर गले लगाने और चूमने का मन होने लगा, पर वो मुंह फेरते हुए बोले, तुम होश में नहीं हो। आर्या ने जवाब दिया, तुम तो हो ना? प्रोफेसर ने कहा, आर्या ने भावुक होकर कहा, तो गलती तुम्हारी है। होश में क्यों नहीं आते मिलने? अभी ही क्यों आए? और आए तो फिर जा क्यों रहे हो? संभालने आए हो तो संभालो ना मुझे। इसी अवस्था में सही महसूस तो करने दो खुद को। ये एहसास, ये तुम्हारी गंध, मुझ पर इनका असर ऐसा है कि कोई नहीं दिखता है, ना कोई जचता है। मेरा संयम सिर्फ तुम पर छुटता है। बेसब्र रहती हूँ इन्हें महसूस करने के लिए, पर तुम नहीं आते। सिर्फ बर्थडे पर ही ये एहसास महसूस होता है और पलक झपकते ही गायब भी हो जाते हैं। मेरी कसक और तलब बढ़ती जाती है तुम्हें देखने की, तुम्हें छूने की, तुम्हें महसूस करने की, तुम्हें पाने की। आर्या की बातें सुनकर इधर उधर देखते अगम ने अब उसकी ओर नजर की। उसकी नशीली आंखों की खुलती बंद होती पलकों को देखकर वो अपना नियंत्रण खो बैठे।
अपना चेहरा उसे चूमने के लिए तेजी से नीचे झुकाया, पर उसके होठों तक पहुंचते पहुंचते जब खुद के चेहरे से रुमाल हटाया तो उन्होंने बेसब्री को रोकते हुए खुद को काबू करके चेहरे की दिशा बदलते हुए होठ भींचकर उसके गाल से अपने गाल लगाते हुए उसकी कनपट्टी के पास गर्दन पर अपने होठ रख दिए। आखिर क्या था आर्या के पिछले जन्म का सच? क्या आज मिट जाएगी अगम और आर्या के बीच की हर दूरी? जानने के लिए सुनते रहिए मैं तेरा ही दीवाना हूँ।